सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, हम क्रमवार तरीके से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। हमने अभी संविधान के भाग 5 का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमने राष्ट्रपति को पढ़ा, उपराष्ट्रपति को पढ़ा, प्रधानमंत्री के बारे में बातें की। पिछली कक्षा में हमने विधायिका के अंतर्गत लोकसभा पढ़ा था, लेकिन अब इस कक्षा में हम राज्यसभा के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि राज्यसभा क्या है, उसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। वो तमाम प्रकार की बातें हमें इस लेक्चर के दौरान करनी है। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। राज्यसभा, आपको हेडिंग समझ में आ गई होगी। आप भली भांति ये जानते हो कि जो राज्यसभा का जो उल्लेख मिलता है संविधान में, वो आर्टिकल 80 में मिलता है। आर्टिकल 79 के अंतर्गत हमने संसद पढ़ा, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ठीक है, ये जो राज्यसभा है, नाम से आप पता लगा पा रहे होंगे, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए है। ठीक, और इस राज्यसभा को पहले राज्यों की परिषद कहा जाता था। लिखा हुआ है राज्यों की परिषद, अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको कहा जाता था पहले। लेकिन 1954 में हमने नाम बदला, हमने काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा कह दिया। हमने हाउस ऑफ कॉमन्स को या जनता के सदन को हमने लोकसभा कह दिया। ये हमने रीनेमिंग की थी, हमने 1954 में ये नाम बदल करके राज्यसभा कर दिया था इसको। उसके बाद में अब मैं आपको बताऊं इसकी सदस्य संख्या के बारे में कि राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, कैसे वो चुने जाएंगे। ये बातें हम बाद में करेंगे। पहले थोड़ा आइडिया हम ले लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्य संख्या कितनी होती है। देखिए, अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 होती है। जैसे 552 हमने अधिकतम पढ़ी थी लोकसभा के अंतर्गत, ऐसे ही यहाँ राज्यसभा में अधिकतम तो है 250, लेकिन जो वर्तमान में है सदस्य संख्या वो इसमें से 5 कम कर दीजिए, 245 सदस्य टोटल अभी हैं वर्तमान में राज्यसभा से। अब ये 245 सदस्य कैसे कैसे हैं, निर्वाचित जो होंगे, जो वोट डलने के बाद में चुने जाएंगे, वो तो हैं 233, और 12 जो सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं। आप जानते हो मनोनीत करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब प्रश्न ये उठना चाहिए कि वो मनोनीत किसको करेगा। तो राज्यसभा में जो मनोनीत होंगे सदस्य, राष्ट्रपति उन लोगों को मनोनीत करेगा जो संविधान में 4 बातों का उल्लेख मिलता है: कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। जिन्होंने इन चारों फील्ड में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट कार्य किया है, एक उल्लेखनीय कार्य किया है, कोई विशेष उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, देश के लिए कुछ हटके काम किया है, इन चारों फील्ड में, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। अब इसी संदर्भ में एक बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा। सन 2012 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सांसद बनाया गया। इस बात पर बहुत बहस हुई, विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी मुद्दा उठाया। उन्होंने ये कहा कि संविधान में तो इस बात का कहीं उल्लेख ही नहीं मिलता है कि आप 4 सब संविधान में दिए हुए हैं, एक कला होगा, विज्ञान होगा, साहित्य होगा, समाज सेवा होगा, लेकिन आपने खिलाड़ी को राज्यसभा का सांसद बनाया है, जबकि खेल शब्द का उल्लेख तो इन चारों में है ही नहीं। बात सुप्रीम कोर्ट में गई। अभी आपको पता होगा मैरी कॉम जो बॉक्सर थी, महिला बॉक्सर, उसको भी राज्यसभा सांसद बनाया था। तो इस बात पर भी बहस हुई कि खेल शब्द का उल्लेख तो संविधान में है ही नहीं, फिर भी आप किसी खिलाड़ी को राज्यसभा सांसद क्यों बना रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने इसका व्याख्यात्मक विवरण दिया। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हालांकि खेल शब्द जो है वो आर्टिकल 80 में नहीं है, अर्थात संविधान में नहीं है, लेकिन जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्होंने इन 4 शब्दों को मेंशन किया था, लेकिन उन्होंने, उनकी मंशा जो थी उनकी ये थी
कि इन चारों के अलावा कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में जिसने विशेष उपलब्धि हासिल की है, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को, जिसने देश के विकास में या देश की मान मर्यादा, मान सम्मान को बढ़ाने में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है, उसको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया था कि खेल भी एक कला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खेल एक कला है या नहीं है, इस बात को हम नहीं कह सकते, लेकिन खेल में विशेष योगदान दिया है, खेल भी एक फील्ड है, एक क्षेत्र है, खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, इस वजह से सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सांसद बनाया गया है। ठीक है, तो ये 12 जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आपको लोकसभा को भी याद कर लेना चाहिए, 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे अखिल भारतीय समुदाय के आर्टिकल 331 के तहत, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में ये मनोनयन की प्रक्रिया लोकसभा में खत्म कर दी गई बाद में। ठीक है, तो आप मोटे मोटे तौर पे आपने ये बात सीखी कि टोटल जो सदस्य हैं राज्यसभा के वो 245 हैं, जिसमें से 233 तो वो चुन करके आएंगे, उनका चुनाव होगा, उनके लिए वोटिंग डलेगी, लेकिन जो 12 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। कैसे करेगा? इन चारों फील्ड में से या किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य या विशेष उपलब्धि हासिल करने पर। बात समझ पा रहे होंगे आप मेरे हिसाब से। अब जो ये 233 सदस्य जो निर्वाचित होकर के आ रहे हैं, ये राज्यों से कितने आएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आएंगे? तो स्टेट से आते हैं 225 और 8 जो आते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को आपको थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए। एक तो आपको केंद्र शासित प्रदेशों का आइडिया होना चाहिए, एक आप जिस भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं उस राज्य की लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें, राज्यसभा सीटें भी आपको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट अपने स्टेट का तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की मैं बात करूं, देखिए दिल्ली में 3 सीटें हैं और दिल्ली की विधानसभा है। जम्मू और कश्मीर में 4 सीटें हैं, 4 और 3 7 हो गई, बची 1 सीट वो पुडुचेरी से है, क्योंकि पुडुचेरी की भी अपनी विधानसभा है वहाँ की। ठीक है, तो ये टोटल 8 सीटें मैंने बता दी। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सी सीटें कहाँ से कितनी हैं, क्या हैं। ठीक है, और स्टेट्स की मैं बात करूं तो टोटल 225 जो सीटें हैं वो हमारे जो 28 विभिन्न राज्य हैं उनसे सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। समझिए बात को, सर्वाधिक सीटें, मैक्सिमम जो सीटें हैं वो यूपी के अंदर हैं, सबसे ज़्यादा सीटें 31। राजस्थान में 10 सीटें हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में 3-3 सीटें हैं, और गोवा में सबसे कम 1 सीट। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी में भी राज्यसभा की 1-1 सीटें हैं। आई बात समझ में? और जो राज्यसभा है वो हमारे परिसंघीय ढांचे का जो है प्रदर्शन करती है, परिसंघीय ढांचे को निरूपित करती है राज्यसभा। लेकिन इस हिसाब से तो सभी राज्यों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं भाई, सभी राज्यों में बराबर सीटें नहीं हैं। देखो आप, 31 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि गोवा में कुल ही 1 है। तो क्या ये समानता है? इसमें समानता नहीं है। उसका भी मैं कारण बताता हूँ आपको। हमारे संविधान में जो राज्यसभा की जो सीटें डिसाइड की हुई हैं वो जनसंख्या के आधार पर की हुई हैं, कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उतने ही प्रतिनिधि वहाँ से ज़्यादा चुन करके आएंगे। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। अमेरिका की राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है, सीनेट। तो वहाँ सीनेट फिक्स है कि प्रत्येक राज्य से केवल 2-2 सदस्य ही चुन करके आएंगे, वहाँ फिक्स कर रखा है। लेकिन हमारे यहाँ फिक्स नहीं है। हमारे यहाँ क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि हमने जनसंख्या को आधार बना करके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करना सुनिश्चित किया है। ठीक है, तो इसके बाद में हमने निर्वाचन की बात की
कि सदस्य निर्वाचित होते हैं, किस राज्य से कितने सदस्य आते हैं, वो सारी बातें हम कर चुके हैं पहले। अब बात ये करनी है कि जो ये हमने सीटें आवंटित की है इनका जिक्र कहाँ है, ये बात भी जानने वाली है बिल्कुल। तो जो सीटें हमने आवंटित की है कि किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी या फिर कितने प्रत्याशी चुन करके आएंगे, इस बात का जो उल्लेख मिलता है वो भारत के संविधान की अनुसूची 4 में मिलता है। अनुसूची 4 में, शेड्यूल्ड 4 में, 4 शेड्यूल में मिलता है। किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य आएंगे, इस बात का उल्लेख अनुसूची 4 में है। अनुसूची 4 में। अब देखिए, निर्वाचक मंडल की बात करूं, हमें इन 233 सदस्यों के बारे में पढ़ना है। जो ये 233 सदस्य जो निर्वाचित होकर के आएंगे, जिनके लिए वोटिंग पड़ेगी, तो वो वोट डालने वाले लोग कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करेंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं जो निर्वाचन पद्धति है वो अप्रत्यक्ष है। यहाँ लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली नहीं है। वहाँ तो क्या होता है, आपने वोट डाला, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो उस चुनाव में विजयी घोषित हो गया और वो लोकसभा का सदस्य बन गया। क्या यहाँ भी ऐसा है? यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्टली जनता वोट नहीं डालती। यहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो वोट डालते हैं, अर्थात यहाँ एमएलए वोट डालते हैं। हमने एमएलए को चुना, एमएलए राज्यसभा सदस्यों को चुनेंगे, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल अर्थात जो इन सदस्यों का निर्वाचन करेंगे, इस निर्वाचन प्रणाली में जो वोट डालेंगे वो लोग कौन हैं, तो वो लोग होंगे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिए आप, राज्यों से जो एमएलए हैं वो वोट डाल रहे हैं, राज्यों से चुन करके एक सभा बनाई जा रही है, इसीलिए तो इसको हमने राज्यसभा कहा है, इसको राज्यसभा नाम दिया है हमने, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल क्या हुआ, एमएलए, जितने भी स्टेट से, यूटी से जो एमएलए हैं विधानसभाओं के, वो सारे एमएलए, निर्वाचित एमएलए सारे वो लोग वोट डालेंगे। अब निर्वाचन पद्धति कैसे होगी, वोट डलेंगी कैसे, उसकी प्रणाली क्या होगी। निर्वाचन पद्धति की अगर बात की जाए, वोटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। हिंदी में बात की जाए, एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ है, यहाँ संविधान में खुला या फिर बंद, गुप्त या खुला शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आपने सुना होगा, राष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान प्रणाली होती है। गुप्त अर्थात वो चीज़ें गुप्त रहती है, किस कैंडिडेट को वोट दिया है इसका पता ही नहीं चलता, गुप्त है, सीक्रेट है वो बात। लेकिन यहाँ खुला या फिर बंद शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हालांकि जो चुनाव होता है वो खुला मतदान प्रणाली है, यहाँ खुला शब्द भी आएगा। यहाँ खुला मतलब खुल्लम खुल्ला है, बात पता है सबको कि किस कैंडिडेट ने किसको वोट डाला है। ये हमने क्यों ऐड किया, इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ पहले थोड़ी सी। पहली बात, क्या संविधान में ये खुला या गुप्त शब्द का प्रयोग हुआ है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये कहाँ उल्लेख मिलता है? इसका उल्लेख जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, वहाँ इसका उल्लेख मिलता है। पहले क्या होता था, पहले राज्यसभा के जब चुनाव होते थे वो गुप्त मतदान प्रणाली से होते थे। सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोटिंग सिस्टम है वो क्या सिस्टम था, गुप्त मतदान प्रणाली, अर्थात किस एमएलए ने किस को वोट दिया है इस बात का पता नहीं चलता था। लेकिन क्या हुआ, इस सिस्टम के चलते क्या हुआ, बाद में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। एक पार्टी पैसे दे करके, पैसे के दम पर दूसरी पार्टी के एमएलए को खरीद लेती और अपने कैंडिडेट को वोट डलवा देती। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, एमएलए की खरीद फरोख्त बढ़ने लगी, क्योंकि पता तो लगेगा नहीं कि किस पार्टी के एमएलए ने कौन सी पार्टी के जो उम्मीदवार को वोट दिया है। तो बाद में इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए, इन भ्रष्टाचारी गतिविधियों को कम करने के लिए हमने खुला मतदान प्रणाली अपना ली, अर्थात अब पता होता है कि किस पार्टी के एमएलए किसको वोट डाल रहे हैं। आप समझ गए इस बात को, इतनी बातें क्लियर हुई। तो ये आप जानते हो कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति है वो राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ ज़्यादा डिस्कशन करने से फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है यहाँ।
ठीक है। राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन है। इस बात को मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा। मैंने लोकसभा के संदर्भ में जब आपको बताया था उस समय मैंने कहा था कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि हर 5 वर्ष में लोकसभा विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, नए सिरे से चुनाव होता है, नए सिरे से चुन करके आते हैं, फिर दोबारा गठित की जाती है। अर्थात लोकसभा के सारे सदस्य एक साथ लोकसभा से जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है, वो मैं सारी बातें आपको बतानी चाहूँगा। यहाँ आपने यहाँ देखा लोकसभा एक स्थायी सदन है, इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैंने लिखा निरंतर चलने वाला सदन है, कभी भी ये समाप्त नहीं होता, कभी भी विघटित नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रति 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, प्रति 2 वर्ष में एक साथ सेवानिवृत्त। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे वैसे जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो टोटल 6 वर्ष होता है। एक सदस्य जो है मिनिमम 6 वर्ष तक अपनी सेवाएं देगा राज्यसभा के अंतर्गत। लेकिन बात क्या ये संविधान में मेंशन है? इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। संविधान में कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होगा। हालांकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में ये बात जरूर कही हुई है। ठीक है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, कैसे? अब मैंने यहाँ आपको एक शब्द यहाँ पे आया अनुपातिक, अर्थात एक निश्चित अनुपात में एक सदस्य को वोट प्राप्त करनी पड़ेंगी जीतने के लिए। अगर उसने वो मिनिमम कोटा हासिल नहीं किया है तो उसको विजयी घोषित नहीं किया जाएगा, उसकी जीत नहीं मानी जाएगी। तो ये अनुपात का सिस्टम क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ जरूर। अनुपात का सिस्टम आप समझिए। एग्जाम्पल राजस्थान का ले लेते हैं। राजस्थान के अंदर जो टोटल सीटें हैं राज्यसभा की, टोटल सीटें हैं 10 सदस्य चुने जाने हैं। क्या 10 सदस्य एक साथ चुने जाएंगे? नहीं, पहली बात ये जान लीजिए 10 सदस्य एक साथ चुने नहीं जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि 2022 में, 2024 में और 2026 में, क्योंकि प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर कर दी जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि 2022 में 3 सदस्य चुने जाएंगे, फिर अगले 3 इसमें और अगले 4 इसमें, तो 3 3 6 और 4 10। अब ये मानते हैं वर्तमान में 2024 चल रही है, 2024 में ये 3 सदस्य चुने जाने हैं। इसका मतलब जो सदस्य चुने जाने हैं उनकी संख्या कितनी हुई? ये 3 सदस्य चुने जाने हैं। मैं कोटा बताता हूँ आपको, कोटा कैसे प्राप्त करेंगे। कोटा प्राप्त करने के लिए अर्थात मिनिमम कोटा प्राप्त करना, न्यूनतम अनुपात प्राप्त करना। ठीक है, तो हमें ये बात पता लगी कि 2024 में टोटल 3 सदस्य चुने जाने हैं। तो कुल एमएलए आप जानते हैं राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 हैं, लेकिन जो राज्यसभा सदस्य चुने जाने हैं वो कितने चुने जाने हैं? 3, 2024 में। एग्जाम्पल समझिए आप इसको। तो कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे न्यूनतम अनुपात कैसे प्राप्त करें। एक एमपी जो राज्यसभा के लिए चुना जाना है उसको मिनिमम कितनी वोटें, मिनिमम कितने एमएलए की वोटें प्राप्त करनी चाहिए उसको जीतने के लिए, वो बात मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कुल निर्वाचन वाले सदस्य, कुल सदस्य कौन? वोट डालने वाले, जो वोटर्स हैं। कुल सदस्य वोटर्स टोटल कितने हैं और वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी देखेंगे, टोटल वैकेंसी कितनी है मिनिमम। ठीक है, और प्लस में 1 और ओवरऑल प्लस में 1 कर देंगे। अब देखिए वोट डालने वाले कुल सदस्य कितने हैं? आप कहोगे टोटल वोट डालने वाले सदस्य हैं 200, क्योंकि टोटल एमएलए 200 हैं राजस्थान में। वैकेंसी मतलब कितनी सीटों पर चुनाव होना है 2024 में? 3 सीटों पर, प्लस में 1 और ओवरऑल प्लस में 1। तो ये हो गए 200 अपॉन में 4 प्लस में 1, तो ये आ गए 50। तो 51 न्यूनतम कोटा आया 51 कि एक
सदस्य को जीतने के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए मिनिमम 200 में से 51 वोटें प्राप्त करनी पड़ेंगी। ये अनुपात मैंने बताया यहाँ, 51 MLA की वोट प्राप्त करनी पड़ेंगी जीतने के लिए। कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन ये संविधान में ये उल्लेखित नहीं है। अगर इसके सदस्यों की योग्यताओं की बात की जाए कि इसके कुल कितने सदस्य होंगे, इसकी सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो वो 2 बातें की हुई हैं। एक बात कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात उसकी मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए क्रम आपको बताता हूं मैं। संसद की मैं बात करूं तो संसद के 3 सदन हैं। कितने सदन हैं? 3। 2 सदन और एक होता है राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राष्ट्रपति के लिए होगी 35, 5 घटा दो, राज्यसभा के लिए 30, 5 घटा दो, लोकसभा के लिए 25। ये वर्ष आयु है इनका सदस्य बनने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। अब देखिए आगे। अब मैं आपको राज्यसभा के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान बताने वाला हूँ। ऐसे प्रावधान जो केवल और केवल राज्यसभा के पास में है, लोकसभा के पास में वो शक्तियाँ, वो प्रावधान वो नहीं है। ऐसे प्रावधान, पहली बात, सबसे पहली बात तो जो इसका अध्यक्ष होगा, जो इसका सभापति होगा, वो उपराष्ट्रपति होगा। और आप ये जानते हो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो होता नहीं है, उपराष्ट्रपति का तो अलग से चुनाव होता है। तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका स्वयं अध्यक्ष ही उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो पहली बात, उपराष्ट्रपति जो है वो इसका अध्यक्ष होगा, इसका सभापति होगा राज्यसभा का। ठीक है, दूसरी बात, जब उपराष्ट्रपति का संबंध राज्यसभा से है, वो राज्यसभा का नेतृत्व कर रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी उसको पद से हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो भी राज्यसभा में लाया जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति उपराष्ट्रपति है उसको पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लेके आएंगे, और वो प्रस्ताव कैसे पारित होगा? प्रभावी बहुमत से। उसके तात्कालिक सदस्यों संख्या, जो सदस्य हैं उनकी संख्या का बहुमत से उसको पारित करेंगे, तब राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या राष्ट्रपति मतदान कर सकता है? जैसे वो उसका अध्यक्ष है राज्यसभा का, वो मतदान कर सकता है, लेकिन निर्णायक स्थिति में मतदान करेगा, वो निर्णायक मत देगा, सामान्य मतदान वो नहीं कर सकता, वो केवल पीठासीन अधिकारी रहेगा। ये बातें आपको समझ में आ गई। अगली बात देखिए, हम जानते हैं कि टोटल 3 सूचियाँ होती हैं। एक संघ सूची, जिसमें जो विषय दिए हुए हैं उसमें केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी संघ सूची में। एक राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। एक समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, राज्यों की सरकारों को है। लेकिन राज्य सूची का कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसा मैटर है, अब वो राष्ट्रीय महत्व का हो चुका है, उसकी नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस बन चुकी है, और राज्यसभा को ऐसा लगता है कि इस पे कानून बनाया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी राज्यसभा उस पर कानून बना सकती है। ये अधिकार है। आर्टिकल 249 साफ साफ ये कहता है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, और उस कानून की वैलिडिटी जो रहेगी वो 1 साल तक रहेगी। अगर उसको 1 साल से ज़्यादा बढ़ाना है तो दोबारा से वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है, अगली बात देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। आप जानते हो ऑल इंडिया सर्विसेज वर्तमान में टोटल 3 हैं, IAS, IPS और IFOS। अर्थात IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा, IFOS भारतीय वन सेवा। ये 3 तो वर्तमान में हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें और चौथी कोई ऑल इंडिया सर्विस गठित करनी है, ऑल इंडिया सर्विस बनानी है। तो ऐसी स्थिति में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए भी
राज्यसभा से ही पहल की जाएगी, राज्यसभा में ही प्रस्ताव पेश किया जाएगा, लोकसभा केवल उसको अपनी सहमति देगा। ठीक है, ये आर्टिकल 312 के तहत। वर्तमान में 3 है ऑल इंडिया सर्विसेज। कैसे होगा पास वो प्रस्ताव? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत हमें उसमें चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आपको पता लगी। ये सारी बातें मैंने आपको जो बताई हैं वो राज्यसभा के संदर्भ में है।